क्या आप वाक़ई ही वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो? विदाउट प्लानिंग ये पर्पस आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। और अक्सर ये देखा गया है कि प्लानिंग के बगैर ही लोग सारा का सारा पैसा या तो स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं या म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं या किसी बिज़नेस में लगा देते हैं या सेविंग अकाउंट में रखवा देते हैं। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। वेल्थ जनरेशन का एक ऐसा प्लान जो कि प्रूवन है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको फॉलो किया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स जनरेट किए जा सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया जाए कि कितने-कितने परसेंट आपका म्यूचुअल फंड या सेविंग अकाउंट या स्टॉक्स और स्टॉक्स में भी आगे कैपिटल गेन है या डिविडेंड स्टॉक्स हैं, तो किस तरह से आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है और इसमें एक कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने किस तरह से एक्चुअली वेल्थ जनरेट करनी है। तो इस सेशन में हम ये कवर करेंगे कि ओवर द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म में आपने किस तरह से सक्सेसफुली रिजल्ट्स को अचीव करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देना चाहते हैं कि आपको आपके जो हज़ारों या लाखों हैं वो करोड़ों में तब्दील हो, तो ये सेशन ज़रा गौर से समझिएगा। इसके पॉइंट्स भी आपने नोट करने हैं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ कि स्टॉक एक्सचेंज को लेके, म्यूचुअल फंड्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आप ट्रेनिंग प्रोग्राम देखते होंगे। एक्चुअली इस चैनल के बनाने का पर्पस ये है कि जितना नॉलेज हमारे पास है, जो हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, उस सिलसिले में हम आपको अपना नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करें और आप वो, अगर आपको अच्छा लगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो, क्योंकि रिस्क तो हर जगह पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अप्लाई कर सकें। तो ये हमारा इस चैनल का पर्पस है और हमने ये प्लान किया हुआ है कि जैसे ही हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट प्लान, वो हमने आपने आपके साथ एक कंप्लीट कोर्स शेयर करना है। कोई चार्जेबिलिटी नहीं होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ये सेशन ज़रा गौर से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो ये गोल बेटर प्लानिंग के साथ ही कंप्लीट हो सकता है। वेल्थ जनरेशन थ्रू स्टॉक्स और बाकी एलिमेंट्स को लेके एक कहावत है, वो ये कि अगर आपके पास पेशेंस है और बेटर प्लानिंग है तो वेल्थ जनरेशन आप 15 साल में कर लेंगे। और अगर आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं, प्लानिंग भी नहीं है, तो आपको ये गोल अचीव करते करते 30 साल भी लग जाएंगे और ये पॉसिबिलिटी है कि आप लूजिंग एंड पे हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर आपने लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना है तो हम ये सेशन अरेंज कर रहे हैं ताकि हम आपको गाइड कर सकें और फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए अकॉर्डिंगली डिसीजन कर सकें। स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सेशन सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं कि आज आपने शेयर परचेज़ किए, कल बेच देने हैं, महीने बाद बेच देने हैं, आप डेली स्क्रीन देखते हैं कि भाई आज मार्केट की क्या सिचुएशन है, तो फिर ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। इन्वेस्टर्स जिनकी प्लानिंग 5 साल, 10, 15, 20 साल या उससे भी ज़्यादा की है कि वो वेल्थ जनरेट करें एक्यूमुलेशन को और कंपाउंडिंग को माइंड में रखते हुए, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए सेशन होगा। दूसरा पॉइंट है कि हमने ना तो सिर्फ 100% इन्वेस्ट कर देना है, ना 100% सेव करना है। जिस तरह 90% से ज़्यादा लोग करते हैं कि घरों में पैसे रख लें जी, बैंक अकाउंट के करंट अकाउंट्स में रख लें। तो एक प्रॉपर मिक्स के साथ हमने जाना है, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न्ड मनी आपने सेव की है, तो बेटर प्लानिंग हो कि आपके जो पैसा है आपके लिए काम करे और आपको वेल्थ जनरेट करके दे। तीसरा पॉइंट है इंश्योरेंस, कि आपने इंश्योरेंस ज़रूर करवानी है। और यहाँ पे मैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस की नहीं बात कर रहा कि भाई सालाना इतनी किस्त आप देते जाएँ और 20 साल बाद आपको इतने लाख या करोड़ मिल जाएँगे, वो बेनिफिशियल नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, जिसको ज़्यादातर पाकिस्तानी ओवरलुक कर देते हैं। अगर इन्वेस्टिंग के दौरान आपको हेल्थ को लेके आपको सेटबैक आता है, आपका आपकी फैमिली को लेके, तो आप उसको कैटर कर सकें तो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ज़रूर जाएँ। एंड देन आता है कि भई आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे भी एक पॉइंट कि हमने देखा है कि जब स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर रही हो, स्टॉक मार्केट जब बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर रही होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपने अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, ठीक है? और किसी ने कहा कि ये स्टॉक्स ले लें, तो वो सारे का सारा पैसा 100% ऑफ देयर अमाउंट जो है वो स्टॉक्स में लेके चले जाते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। अगर आपने वेल्थ जनरेट करना है तो फिर आपके पास एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, जिसके लिए अभी हम गुफ्तगू करने वाले हैं, बल्कि प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपने करना है आगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फर्दर प्लानिंग को लेके। यहाँ पे मैंने सेविंग अकाउंट सबसे पहले मेंशन किया है, और सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1+1। देखिए, सबसे पहले तो आपकी सेविंग की हैबिट होनी चाहिए। ये क्या तरीकाकार है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, अगर आप मैनेज कर रहे हैं, तो वो पर मंथ कितने हैं। उसको आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 साल के जो एक्सपेंसेस हैं आपने उनको, आपका वो बैकअप होना चाहिए। और फिर
एक्यूमुलेट करते हुए 2 साल का आप बैकअप मेंटेन करें। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस का बैकअप है ये कहाँ मेंटेन करना है? कैश में अपने पास रख लें, रख सकते हैं बट नॉट फीज़िबल। उलमा के फ़तवे अवेलेबल हैं। देखें, आप जिस भी आपका फ़िरके से लाइक वो वाबस्ता हैं आप, तो उलमा के फ़तवे अवेलेबल हैं। आप किसी भी इस्लामिक बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में रखवाएँ। जो भी वहाँ से आपको प्रॉफ़िट होगा वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको सेफ़ रखेगा और आप जब भी चाहें वहाँ से पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेफ्टी आप कह लें कि अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, वो तकरीबन 1 से 2 साल की है। अभी लेट्स से उसके बाद आपके पास ₹100 बचते हैं या 100% आपके पास अमाउंट है, तो इसका क्या मिक्स होना चाहिए? यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन्स आते हैं कि मेरे पास तो लेट्स से जी 5,000 बचते हैं, मेरे पास लेट्स से 1 लाख बचता है। कोई भी अमाउंट है, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट प्लानिंग हो तो बेहतर आपको रिटर्न्स आएँगे। क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अच्छा देखें जी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आगे आ जाते हैं जी म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड्स की भी बात करेंगे। 100% है आपके पास, तो 100 में से 30% जो है वो आप म्यूचुअल फंड्स में अमाउंट लेके जाएँगे। उसके बाद 30% आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अमाउंट लेके जाएँगे और 40% आप अमाउंट स्टॉक्स में लेके जाएँगे। अभी हम इनको भी रफली डिस्कस कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज और एक्चुअली ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, ठीक है? और फिर हम आगे लाइक किस तरह से आपने प्लानिंग करनी है, इनको सिलेक्ट करना है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। गलती क्या होती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टार्ट की इन्वेस्टिंग और 100% ही स्टॉक्स में लगा दी। अभी स्टॉक्स में भी आगे कैटेगरीज़ हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे देते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड उस तरह से नहीं देते, कैपिटल गेन की मद में आपको बेनिफिट होता है। तो आपको किस तरफ जाना चाहिए? क्या तरीक़ाकार हो आपको? तो सबसे पहले हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप ऐसे समझें कि ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो आपके फंड्स को मैनेज करती हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाएँ, गोल्ड में लगाएँ, कमोडिटीज़ में लगाएँ, वो बैंक में रखवाएँ, वो आपको अच्छा रिटर्न्स देते हैं। यहाँ पे भी रिस्क डिफ़ाइन होता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो इनकी फ़ी होती है 1%, 2%, 3% डिपेंडिंग के लाइक वो कौन-सी कंपनी है या क्या उनके चार्जेज़ हैं। वो आपके बिहाफ़ पे आपके फंड्स को आगे इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न्स देते हैं। ये बहुत बेहतर ऑप्शन है, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। म्यूचुअल फंड्स को हम ज़रा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और इसके लिए मैं गूगल पे जाता हूँ और सिर्फ़ आपको समझाने के पर्पज़ के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी आपको मिल जाएँगे मार्केट में। जिस तरह म्यूचुअल फंड्स को हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं जिसमें हमने अपनी 30% इन्वेस्टमेंट लेके जानी है और इसके लिए मैं गूगल पे आता हूँ सिर्फ़ आपको समझाने के पर्पज़ के लिए, क्योंकि अलमीज़ान के भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जीएस बैंक है, महाना है, काफ़ी आपको बेशुमार म्यूचुअल फंड्स मिल जाएँगे। तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मोटी-मोटी चीज़ें क्या देखनी होती हैं। यहाँ से अगर हम आएँ रेगुलर इन्वेस्टर में, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स मिल जाएँगे। लेट्स से मैं यहाँ पे ये मनी मार्केट फंड है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ मीज़ान कैश फंड पे। यहाँ पे आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग ये कहते हैं कि जी हम म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें तो क्या हमारे पैसे तो सेव रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि ये लोग लेके भाग जाएँ या कुछ इस तरह से। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी अमाउंट जो है वो उसके सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड इसकी बैक है, लाइक गवर्नमेंट की इसके पीछे बैक है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव रहती है। अच्छा, इसमें ये देखने वाली क्या बात होती है कि इसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप लो रिस्क, आप कहते हैं कि भाई मैंने ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, तो आप डिफरेंट जो मैंने आपको पीछे अभी दिखाए थे ये फंड्स, उसमें से आपने देखना है कि लो रिस्क कौन से हैं, मीडियम रिस्क कौन से हैं, हाई रिस्क कौन से हैं। तो उसमें से आप लो रिस्क में जाना चाहते हैं तो लो रिस्क सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने देखना है कि कब से ये फंड है, 2009 से ये फंड है, 90 बिलियन जो है इसकी अभी तक फंड साइज़ हो चुका हुआ है और इसकी जो फ़ी है, इन्होंने जो आपसे फ़ी चार्ज करनी है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग तो नहीं लगना, इन्होंने खुद काम करना है। तो 1% ऑफ एवरेज एनुअल नेट एसेट कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, तो ये इनकी फ़ी आ गई। तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया। इसके बाद आपने यहाँ पे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ऊपर उन्होंने सरसरी से बताए हुए हैं और नीचे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो आपने ट्रैक करनी है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो बेंचमार्क है ओवर द पीरियड, यहाँ से 2015 से लेके 2024 तक का जो बेंचमार्क है इन्होंने बताया और अभी तक इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है या कितना बेनिफिट दिया है वो यहाँ पे ये उन्होंने बता दिया है। तो देखा जाए तो ये फंड आइडियल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपने खुद यहाँ से देखना है कि आपको कहाँ पे जाना है। लाइक जीएस के भी बेहतर हैं, एचपीएल है, मीज़ान है, महाना है।
तो उसमें से डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितनी अमाउंट है, आप 2 सिलेक्ट कर लें, 3 सिलेक्ट कर लें या 4 सिलेक्ट कर लें, रेगुलर बेसिस पे 30% अमाउंट आप मंथली बेसिस पे आप उसमें डालते जाएँ, ठीक है? बाकी म्यूचुअल फंड्स का काम है कि उसमें एक्यूमुलेशन अकॉर्डिंगली होती जाएगी। सही होगी बात? म्यूचुअल फंड्स को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं और मैं आपको एक और बात क्लियर करता जाऊँ, जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जिस हम ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, हमने आपको ए टू ज़ी गाइड करना है। इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ। तो उसके लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है। अच्छा, फर्दर म्यूचुअल फंड्स के बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से पहले मैं अब स्टॉक्स की तरफ जाना चाहूँगा कि जहाँ पे हमने 40% इन्वेस्टमेंट लेके जानी है। आगे स्टॉक्स में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि या तो हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें कि जो कि डिविडेंड ज़्यादा बेहतर देते हैं, या ऐसे स्टॉक्स में करें जो कि कैपिटल गेन काफ़ी ज़्यादा बेहतर देते हैं, क्या मिक्स होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे ना, क्योंकि ये थोड़ी-सी डिटेल डिस्कशन है कि स्टॉक्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ये 10 स्टेप्स इन्वेस्टमेंट प्लान है और ख़ास ये स्टॉक्स को लेके मैंने बनाया। लाइक आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कौन-सी कैटेगरीज़ के होने चाहिए, और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ये 10 स्टेप्स का फ़ॉर्मूला अडॉप्ट कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। इसका लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा इस सेशन के बाद। फर्दर मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे हम आ गए, क्या कहते हैं, ये एक्सेल की शीट पे। यहाँ पे अभी हम स्टॉक्स की बात करेंगे। मैं आता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे, ठीक है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आ गए और यहाँ पे हमने सेक्टर समरी पे आगे जाना है। ये मार्केट में आएँगे तो यहाँ पे हमारे पास सेक्टर समरी आती है, सही? इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसने 10, 15, 20 साल के लिए देखना है, उसने ऐसे सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, जिन्होंने अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रही है। वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेट्स से बताना चाहूँ, जिसमें मुझे फर्टिलाइज़र सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है, कमर्शियल बैंक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगते हैं, सीमेंट और ऑटोमोबाइल असेंबलर भी काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन ये जो 2 हैं, सीमेंट वाला और ऑटोमोबाइल असेंबलर वाला, ये हैं सिक्लिकल, कि जब पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी, इकॉनमी काफ़ी बेहतर होगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आएँगे, हमारा सर्कुलर डेट्स वग़ैरह नहीं होंगे, तो हमें बेनिफिट होगा। अच्छा, ये फर्टिलाइज़र, ये कमर्शियल बैंक्स हो गए, सीमेंट, ऑटो सेक्टर, और साथ इसके जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हैं, ठीक है? वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर दे रही हैं। तो यहाँ पे हमने लेट्स से 5 जो सेक्टर्स हैं वो आइडेंटिफ़ाई कर लिए और आगे हमने क्या करना है कि इन्हीं सेक्टर्स में रहते हुए लेट्स से मैं यहाँ से बैंक्स निकाल लेता हूँ। तो बैंक्स के जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये बैंक्स की डिटेल आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको स्टॉक्स मिलेंगे। जिस तरह से अगर मैं मीज़ान बैंक की बात करूँ, ये एमसीबी बैंक है, तो इसका जो लाइक मैं कहूँ कि आज का जो रेट है लेट्स से वो है 280s में है, ठीक है? ये जब भी आप देख रहे होंगे आपने ये देखना है कि वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने एक्चुअली स्टॉक्स की सिलेक्शन में किस तरह से आपने सिलेक्शन करनी है। तो अगर यहाँ से मैं मीज़ान बैंक निकालता हूँ, किधर है मीज़ान बैंक? ये है मीज़ान बैंक। तो जो भी आपने स्टॉक सिलेक्ट करना है, चाहे वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में से हो, सीमेंट में से हो, ऑयल एंड गैस में से हो, कमर्शियल बैंक में से हो, आपने ये यहाँ इस बैंक पे क्लिक कर दिया और नीचे इसकी ज़रा परफॉर्मेंस होती है, ठीक है? ये यहाँ पे फाइनेंशियल इसका डेटा होता है और आपने इसका एनुअल डेटा यहाँ से ज़रूर देखना है और एनुअल डेटा में आपने क्या देखना है कि ये जो इसकी इनकम है, मार्कअप अर्न्ड एक्चुअली बैंकों की इनकम ही होती है कि 2020 से लेके 2023 तक क्या इसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पे 106 है, तो यहाँ पे आगे एक्चुअली 106 बिलियन की बात हो रही है, इसमें 30 फर्दर हमने ऐड करने हैं, ये बात माइंड में रखिएगा। अच्छा, ये 431 बिलियन जो है ये 2023 में था और अभी 2024 में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। और इसके साथ आपने यहाँ पे ईपीएस, इसकी जो अर्निंग पर शेयर है उसको भी ज़रा गौर से देखना है। क्या इसकी अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज़ आ रहा है? अगर आप लॉन्ग टर्म में शेयर को सिलेक्ट करेंगे तो हमेशा ऐसे स्टॉक्स में हमने जाना है जिनकी अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ कर रही हो, जिनकी ओवरऑल उनकी जो ये मार्कअप अर्न्ड है वो भी इंक्रीज़ कर रहा हो। समझ आ गई बात? यहाँ पे मैंने आपको एक बैंक की एग्ज़ाम्पल दे दी। इसी तरह यहाँ पे मैं सर्च में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ जी, इफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र ले लेता हूँ, ठीक है? वैसे आजकल तो फौजी फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है, बट एग्रो फर्टिलाइज़र बहुत बेहतर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, सही? अगर हम परफ़ॉर्मेंस देखें, ये एनुअल परफ़ॉर्मेंस अगर हम इसकी देखें, तो यहाँ पे आप देखें ज़रा, ये 2020 से लेके 2023 तक जो इसकी सेल्स हैं, कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ पे हैं और उसके साथ जो इसकी अर्निंग पर शेयर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।
हमेशा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए जिनकी अर्निंग पर शेयर और जो सेल्स हैं वो बेहतर होंगी। अगर सेल्स नहीं होंगी, ब्लड नहीं होगा तो कहाँ से आगे काम चलेगा? समझ आ गई बात? अच्छा, आगे रहेगी बात कि हमने क्या डिविडेंड स्टॉक्स में जाना है या हमने कैपिटल गेन के स्टॉक्स में जाना है। यहाँ पे देखें हमने मिक्स जनरेट करना है। वो जो वीडियो का मैं आपको रेफर कर रहा हूँ ना, उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें ये क्लियरली बातें बताई गई हैं। अभी एग्रो फर्टिलाइज़र है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देता है, ठीक है? हर क्वार्टर आपको डिविडेंड देता है। इसके साथ जो बैंक्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड देते हैं। सीमेंट के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको डिविडेंड उस तरह से नहीं देते, बट कैपिटल गेन की मद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपने एक मिक्स क्रिएट करना है और एक ख़ास परसेंटेज जो है वो आपने स्टॉक्स में लेके जानी है, उस 40% की भी ख़ास परसेंटेज। इसीलिए वो वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अभी अभी तक हमने क्या बात कर ली है? अभी तक हमने सेविंग को डिस्कस कर लिया है, म्यूचुअल फंड्स की बात कर ली है, स्टॉक्स की बात कर ली है कि 40%, बाकी रह गया 30%। अभी इस 30% का हमने क्या करना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक्चुअली होते क्या हैं? अच्छा, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर हम डेटा पोर्टल पे आएँ, सेक्टर समरी में आएँ, यहीं पे हमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और उनकी लिस्ट आ रही होती है यहाँ पे। मैं ढूँढ लूँ यहाँ पे कहाँ पे हैं वो फंड्स, ये नीचे आ रहे हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो ये है जी उनकी लिस्ट, ठीक है? अभी तक हमारे पास ये तकरीबन कोई 8-9 के करीब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में तो काफ़ी देर का है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कुछ साल हुए हैं, तो अभी इनके ऊपर वर्किंग हो रही है। अच्छा, ये भी एक किस्म की आप ये समझिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे महाना इस्लामिक ये निकालता हूँ, ये मीज़ान इस्लामिक मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ निकाल लेता हूँ, ठीक है? अभी ये जो फंड है ना, अभी ये है, इसका एक जो लेट्स से शेयर है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के, तो एक यूनिट जो है वो है 18.19 रुपए का। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ ने इन्होंने आगे पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे जाएँगे, इन्होंने फर्दर आगे डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसका ये काम है। इन्होंने एक बास्केट बनाई हुई है। आप 18.19 रुपए में क्या है कि एक बास्केट जो है ना, एक बास्केट में से एक यूनिट आप लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मंथली बेसिस पे अगर हम इनमें थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाएँ तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक तो आपको ये कैपिटल गेन की मद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगी और साथ ये डिविडेंड भी देती हैं। क्योंकि इन्होंने एक बास्केट बनाई हुई है डिफरेंट स्टॉक्स की, तो जिस तरह से वो स्टॉक्स बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे होंगे, इसी तरह से ये वाला जो ये पर्टिकुलरली ईटीएफ है, ये भी आपको परफ़ॉर्मेंस बेहतर दे रहा होगा। तो आपने ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए और स्टॉक्स, इसमें आपने रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अभी प्लान क्या हो? अभी हम प्लान की बात कर लेते हैं। लेट्स से आपने कहा कि आपके पास लेट्स से महीने के 10,000 रुपए हैं, ठीक है? आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने मंथली 10,000 को अपोर्शन कर देना है 30% पे, 30% पे और 40% पे। आपने इस तरह से करते जाना है और मेक श्योर कि जैसे 1 साल कंप्लीट हो तो आप इस 10,000 में 10% का इज़ाफ़ा करें। लाइक 1,000 का इज़ाफ़ा करें तो ये अमाउंट बन जाएगी 11,000। अगले साल आपने 11,000 के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है डिविडेंड की मद में, तो आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको रीइन्वेस्ट करना है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप 5, 10, 15, 20 साल की प्लानिंग करेंगे तो आपकी जो एक्यूमुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि ये हमने आपको एजुकेशनल कंटेंट दिया है ताकि आप फाइनेंशियली जो है वो एजुकेट हो सकें और जो हमारा नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आपने कमेंट्स में पूछने हैं और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आपके कमेंट्स होंगे मैं उनका रिप्लाई करूँगा। ठीक है? तो आपने मेक श्योर कि अच्छे कमेंट्स कीजिएगा जो कि नॉलेजेबल हों, दूसरों के लिए फ़ायदा भी हो, तो मैं आपको पर्सनली आपका कमेंट पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।